हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेखपाल की जो है पेड क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं और हिंदी का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। आज हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के बारे में हम देखेंगे तो इससे सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद आपके दो होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम स्वर के भेद देखेंगे तो स्वर के भी तीन भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। और स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या होती है 11। और आपसे पूछा जाए कि स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, तो स्वर में मात्राओं की संख्या होती है 10। इसके बाद हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो आप कहेंगे व्यंजन, मूल व्यंजन आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन आप बताएंगे 33 होते हैं। कैसे? स्पर्श व्यंजन आपके 25, जो का वर्ग से लेके आपके पा वर्ग तक, यहाँ तक काउंट करते हैं और इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं और इनकी कुल संख्या 25 होती है। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं जो यार अलावा हैं, और ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, सा सा साहा। इस तरह से टोटल मूल व्यंजन की संख्या मानी गई है। और कुल व्यंजन आपसे पूछा जाए तो कुल व्यंजन आप 39 बताएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। इस प्रकार से टोटल जो है कुल आपके व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो 39 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में हम आप देखेंगे तो कि कुल वर्ण आपके कितने हैं, तो वर्तमान में अब कुल वर्ण जो है 53 हो गए। वहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हमारा 53 ऑप्शन नहीं है तो फिर हम 52 लगाएंगे। अगर 53 दे रखा है तो हम 53 लगाएंगे, क्योंकि 53वां वर्ण कुछ इस प्रकार का जो है ये आपका अब माना गया है। अब वर्णमाला में आप कहेंगे कि दो भाग हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। कैसे? जब नीचे ये लग जाता है, स्वर के साथ लगेगा तो इसको अच कहेंगे, और जब व्यंजन के साथ ये नीचे लगेगा तो इसको हम हल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो स्वर है, स्वर को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या इसी को हम लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर या इसी को हम गुरु स्वर कहते हैं, या इसी को हम संधि स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम जो है आपका समय लगे, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि मूल स्वर किन्हें कहा जाता है, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ समय से जो है भी ज़्यादा समय लगे, तो वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे आप कहेंगे क्या है? ओम। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर हो गए। इसके बाद आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका है दीर्घ स्वर थे, दीर्घ स्वर में बड़ा आ है और बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, इनको हम मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इस पे बचा ए, आए, ओ, आओ को हो संयुक्त स्वर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम देखेंगे परिभाषा की, वर्णमाला की परिभाषा क्या बनती है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे का है, खा है, गा है, घा, ऐसे चलते जाएंगे तो ये व्यवस्थित समूह है और ये वर्णमाला कहलाएगा। यदि वर्णों का व्यवस्थित समूह ना हो तो वो वर्ण समूह कहलाएगा। जैसे आपका देखेंगे यहाँ पे, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? आपका वर्ण समूह कहलाएगा। और हिंदी जो वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि किसी अन्य की सहायता नहीं होती लेती पड़ती है, तो वो आप कहेंगे कि क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए
कि उस स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या इससे पहले हम देख चुके हैं कि 11 होती है। अगर हमसे ये क्वेश्चन कहे कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तब उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 बताई गई है। और कौन सा नहीं माना जाता, ऋषि। किसने नहीं माना है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको नहीं माना है। अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी होती, तो 13। अंग और आहा ये दो जुड़ जाते हैं और इससे अकॉर्डिंग कितने हो जाते हैं, 13। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। आप देखेंगे एक जो सीधी लाइन ये गई है इसको हम बोलते हैं सिरोरेखा, और जो नीचे खड़ी लाइन आई है इसको बोलते हैं हम खड़ी पाई। एक ऊपर जो बिंदु लगता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इधर जो बिंदी लगती है इसको हम अंगा अंगा जैसे लिखते हैं, तो इसको का वर्ग का पंचमाक्षर कहते हैं। नीचे अगर बिंदी लगेगी तो इसको हम द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। और अगर आगे बिंदी लगेगी तो इसको हम नुक्ता ध्वनि कहते हैं। नुक्ता ध्वनि का मतलब नई ध्वनियाँ होती हैं, और ये अरबी फारसी ध्वनि होती हैं, जैसे का है, खा है, गा है, जा है, फा है। ये नुक्ता ध्वनि या अरबी फारसी ध्वनि है। और नुक्ता ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए कि कालमान या मात्रा के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण क्या है, तो सबसे पहले कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला आपका बताया गया है हर्ष स्वर, इसी का अन्य नाम मूल स्वर है या इसी को हम लघु स्वर कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है, याद रखना। दूसरा है दीर्घ स्वर या इसी को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसी का संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर का मतलब क्या होता है कि जो दो स्वरों से निर्माण किया जा सके। तीसरा होता है प्लुत स्वर, इसे वैदिक भाषा में प्रयोग किया गया था। अब आप कहेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बता चुके हैं, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इन्हीं को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर क्या होता है, याद रखना कि इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, जैसे ओम, ये आपका त्रिमात्रिक स्वर है। आप देखेंगे कि बड़ा आ का निर्माण छोटा आ प्लस छोटा आ से हुआ है, बड़ी ई का निर्माण छोटी ई प्लस छोटी ई से हुआ है, बड़ा ऊ का निर्माण छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से हुआ है। इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 3 है, ठीक है। और ये जो है इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है, इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है, इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका ए आई ओ आओ, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और आप कहेंगे कि इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए का निर्माण छोटा आ प्लस ई से हुआ है, ए का निर्माण छोटा आ प्लस ए से हुआ है, ओ का निर्माण छोटा आ प्लस ऊ से हुआ है, औ का निर्माण छोटा आ प्लस ओ से हुआ है। ये एक जाति के नहीं हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं। एक आ का जो है आ का है विसर्ग, आ आप आगे पढ़ेंगे तो आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और ईचेयस यानी कि ई का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। तो ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ तालव्य से, और ओ आओ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठौष्ठ से हो जाएगा। हम इसके बाद देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भेद किए गए हैं। पहला है अग्रस्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, ठीक है, इनको हम अग्रस्वर कहते हैं। जो आगे की ओर जो है लुढ़कते हुए दिखाई पड़े वो अग्रस्वर कहलाते। मध्य स्वर केवल आपका एक छोटा आ आता है और इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर है, तो आप कहेंगे मध्य स्वर जो है आपका उदासीन स्वर कहलाता है। इसके बाद पश्च स्वर, छोटा आ और आपका जो है आगत वाला स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं।
याद रखना, अभी आपसे बता चुके हैं कि इस आ को आगत स्वर भी कहते हैं और यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे आपका बनता है ऑफिस, ऑफिसर, ये जो है आपके आगत स्वर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है आपका जो है, पहला है आपका विव्रत स्वर, विव्रत स्वर जिसके उच्चारण में जो है मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है, जैसे आपका बड़ा आ। दूसरा है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत यानी कि विव्रत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुंह खुले तो वो आपका अर्धविव्रत होता है, जैसे छोटा आ, आगत वाला आ, ए और औ, ये आपके अर्धविव्रत होते हैं। संवृत की बात करेंगे तो इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, आप कहेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये संवृत होते हैं। और अर्ध संवृत जो है, इसमें संवृत का जो है थोड़ा मुख जो है एकदम आपका खुलता है, जैसे आपका ए और आए। आपसे पूछा जाए अगला, ओष्ठ या प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ या प्रयोग के आधार पर जो है, ओष्ठ या प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आप देखेंगे कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है व्रतमुखी और दूसरा है आवृत्तमुखी। व्रतमुखी क्या होता है कि जिसके उच्चारण में मुख गोलाकार हो जाए, आप कहेंगे गोलाकार ऐसा हो जाए तो वो आपका व्रतमुखी कहलाता है। आप जैसे उदाहरण देखेंगे, आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इनके उच्चारण में मुख गोलाकार हो जाता है, इसलिए इनको हम जो है व्रतमुखी कहते हैं। और आवृत्तमुखी क्या होता है कि जिनके उच्चारण में मुख गोलाकार ना हो, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये आपके आवृत्तमुखी होते हैं, इनके उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं होता है। ला को जो है विलुप्त स्वर माना गया है, या इसी को हम विलुप्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है आज स्वर का टॉपिक पढ़े हैं।